नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लंचर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। एक खबर है कि ईरान और इज़राइल के युद्ध के दौरान जब अमेरिका ने ईरान पे बमबारी की, उसका उत्तर ईरान ने अमेरिकी एयरबेस पर मिसाइल दाग के दिया, जो कतर में है। तब ये बताया गया था कि कोई नुकसान नहीं हुआ, वो सिंबॉलिक अटैक था। हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमको बता के किया है। हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अब मामला यहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन जो खबर आई है, जो मैंने बताई, जिसको मैंने एक्स-रे से देखा, तो मुझे क्या दिखाई देता है? ईरान-इज़राइल संघर्ष के दौरान एक बड़ी बात सामने आ रही है। एसोसिएटेड प्रेस द्वारा शुक्रवार को विश्लेषण किए गए उपग्रह चित्र सैटेलाइट इमेजेस से पता चलता है कि कतर स्थित अमेरिकी सैन्य हवाई अड्डे पर ईरान के हमले में संभवतः जियोडेसिक गुबन यानी जियोडेसिक डोम पर हमला हुआ, जिसमें अमेरिका सेना की सुरक्षा संचार सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए उपयोग में ले जाने वाले उपकरण रखे थे। एक जियोडेसिक डोम था, जिसके अंदर हाई एंड कम्युनिकेशन के हाईली सिक्योर और हाई एंड कम्युनिकेशन के इक्विपमेंट थे। वो उस डोम में रखे गए थे। उस डोम को नुकसान हुआ, ये सैटेलाइट पिक्चर बताते हैं। हालांकि अमेरिकी सेना और कतार ने नुकसान पर टिप्पणी के अनुरोधों का तुरंत जवाब नहीं दिया, जिससे अब सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार नहीं किया गया। कतार की राजधानी दोहा के बाहर अल उदीद एयरबेस पर 23 जून को ईरानी हमला हुआ था। इस यह हमला ईरान ने तेहरान में 3 परमाणु स्थानों पर अमेरिकी बमबारी के जवाब में किया था, जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यस्थता की और सीज फायर का ऐलान किया, जिसके चलते 12 दिन से चल रहा ईरान इजराइल संघर्ष खत्म हुआ। ईरानी हमले से अमेरिका का बहुत कम हानि हुई, संभवतः इसके कारण कि अमेरिका ने हमले से पहले ही अपने विमानों को बेस से हटाकर अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड के अग्रिम मुख्यालय में पहुंचा दिया था। ये भी सैटेलाइट पिक्चर से ही पता पड़ा था, और इस पे हमने न्यूज लॉन्चर पे स्टोरी भी की थी। ट्रंप ने ये भी कहा कि ईरान ने संकेत दिया था कि वह कब और कैसी जवाबी कार्रवाई करेगा, जिससे अमेरिका और कतर वायु रक्षा को हमले के लिए तैयार रहने का मौका मिल गया, जिससे मध्य पूर्व में हवाई यात्रा कुछ समय के लिए बाधित हुई। हालांकि एक क्षेत्रीय युद्ध में तब्दीली नहीं हुआ, जिससे विश्लेषकों का लंबी आशंका थी। अब क्या देखा उस सैटेलाइट पिक्चर में? प्लेनेट प्लेप्स पीबीसी की उपग्रह छवियों ने, यानी उस उपग्रह के जो जो चित्र है, फोटोग्राफ्स है, उसने 23 जून को सुबह हमले के कुछ घंटे पहले अल उदित एयरबेस पर दिखाई देने वाला जियोडेसिक डोम दिखाई दे रहा है। अमेरिकी वायुसेना की 379वीं एयर एक्सपीडिशनरी विंग, जो इस बेस से संचालित होती है, उसने 2016 में 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत से एक उपकरण स्थापित करने की घोषणा की थी, जिसे आधुनिक उद्यम टर्मिनल के रूप में जाना जाता था, जिसकी तस्वीरों में गुंबज के अंदर एक सैटेलाइट डिश दिखाई दे रही है, जिसे रेडोम कहा जाता है। और उसके बाद हर दिन ली गई तस्वीरों से ये पता चलता है कि गुंबज गायब है, डोम गायब है, और पास की एक इमारत में कुछ नुकसान दिखाई दे रहा है। तस्वीरों में बेस का बाकी हिस्सा ज्यादातर अछूता दिखाई दिया। यह संभव है कि गुंबद यानी डोम पर किसी टुकड़े या किसी अन्य चीज से प्रहार हुआ हो, लेकिन गुंबद के विनाश को देखते हुए यह संभवतः ईरानी हमला ही था। संभवतः बम ले जाने वाले ड्रोन के माध्यम से हुआ, क्योंकि आसपास की संरचना में सीमित क्षति दिखाई दे रही थी। लंदन स्थित सैटेलाइट समाचार चैनल ईरान इंटरनेशनल ने सबसे पहले एक अन्य प्रदाता द्वारा ली गई सैटेलाइट तस्वीरों का हवाला देते हुए नुकसान की सूचना दी थी। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने
ईरानी हमले को बेहद कमज़ोर बताया था। उन्होंने कहा था कि तेहरान ने 14 मिसाइलें दागी, 13 तो हमने ऊपर की ही रोक दी और 1 मिसाइल कोई ख़ास बड़ी ज़्यादा नुकसान करने वाली नहीं थी, इसलिए छोड़ दी। उन्होंने अपने वेबसाइट ट्रुथ सोशल पर लिखा था, ईरान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने पहले ही हमें सूचना दे दी, जिससे किसी की जान नहीं गई और कोई घायल नहीं हुआ। हमले के बाद ईरान के अर्धसैनिक बल रिवॉल्यूशनरी गार्ड, ईरान पैरामिलिट्री रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने जोर देकर कहा कि एयर बेस एक विनाशकारी और शक्तिशाली मिसाइल हमले का निशाना था। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने दावा किया कि बेस को नष्ट कर दिया गया, लेकिन उसने कोई विशिष्ट स्थिति का आकलन नहीं किया। ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खमेनेई ने कि जो सलाहकार है, संभावित रूप से यह संकेत देते हुए कहा कि गुंबज पर हमला हुआ है। अलग से दावा किया गया कि हमले के कारण अड्डे का संचार संपर्क टूट गया था। कट्टरपंथी मौलवी अहमद अल-मोहल्दा ने कहा कि बेस के सभी उपकरण पूरी तरह से नष्ट हो गए। अब अल उदीद बेस से अन्य सैन्य ठिकानों पर अमेरिकी कमांड स्ट्रीम और संपर्क पूरी तरह से कट गया है। ये खबर यही बताती है कि कई जगह हमने कहा था, हमारे हमने कई 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 कार्यक्रम भी किए हैं न्यूज़ लॉन्चर पे कि जो सैटेलाइट पिक्चर्स ने ही बताया कि अमेरिका ने अपने एयरबेस से बहुत सारे प्लेन 40 प्लेन थे, बाद में सिर्फ 1 प्लेन दिखाई देता है, अपने प्लेन सेंट्रल कमांड में शिफ्ट किए थे, हमले के आशंका से। ये जो यूरेनियम 400 अ, केजी का यूरेनियम जो ट्रांसफर हुआ है, उसका भी सैटेलाइट पिक्चर ने ही पहली बार दुनिया के सामने लाया कि ये जो हो रहा है मतलब जिस परमाणु संयंत्रों पे हमले हो रहे हैं, वहाँ तो यूरेनियम है ही नहीं। ये भी सैटेलाइट पिक्चरों द्वारा और भी अभी ये सैटेलाइट पिक्चर यही बताती है कि जो कम्युनिकेशन के इक्विपमेंट, हाई एंड इक्विपमेंट जिस डोम में रखे थे, उस डोम को क्षति पहुँची है और कम्युनिकेशन में नुकसान हुआ है। अब देखिए इसमें अमेरिका क्या कहता है, कितना सैटेलाइट पिक्चर को वो भी अपना आकलन करते होंगे, लेकिन अक्सर पीट जाने के बाद भी कोई नहीं कहता कि हमने पीट गए। जैसे अमेरिका ने जब हमला किया तेहरान पर, तब बार-बार ये बताया गया और उन्होंने अपने ट्रुथ सोशल पर बाकायदा अपने सबसे बेहतरीन सैन्य अमेरिका का है, उसको कोई मैच नहीं करता। वी हैव अचीव्ड द 100% टारगेट, ये बात कही। बाद में उन्हीं के यहाँ से रिपोर्ट लीक हुई कि नुकसान तो हुआ ही नहीं। लेकिन अब इसी इज़राइल और ईरान में एक और खबर है, उसको भी क्योंकि इसी से रिलेटेड है, वो भी देखने हैं। क्योंकि अमेरिका और पुतिन और क्योंकि एक तरफ अमेरिका ये कह रहा था कि हमको नुकसान नहीं हुआ, लेकिन सैटेलाइट पिक्चर दिखा रही है कि नुकसान हुआ है। अब नुकसान होने के बाद भी अमेरिका चुप है कि इसका मतलब कहीं न कहीं ईरान से ज़्यादा अड़ने पर क्या विश्व युद्ध की तरफ हम जाएँगे? ये भी डर उनको लग रहा होगा क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प तो भारत और पाकिस्तान की युद्धबंदी इसलिए कर रहे थे कि दोनों एटॉमिक नेशन है, एटॉमिक एनर्जी यदि यूज करें, एटॉमिक वेपन यूज करेंगे तो बहुत विनाश होगा। लेकिन ऐसा ही यदि वर्ल्ड वॉर थर्ड की तरफ हम जाएंगे तो विनाश ही विनाश था। क्या इसलिए उन्होंने फिर सीज फायर किया? दूसरी तरफ जो इसराइल ने ईरान के साथ जब सीज फायर किया, उसके बाद अब वो हमास की बारी आती है और ईरान के साथ सीज फायर के बाद इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ऐलान किया था कि अब आर्मी हमास हिजबुल्लाह के खात्मे की ओर बढ़ेगी। लेकिन अब लगने लगा है कि हमास इज़राइल की आर्मी को भारी पड़ने लगा है। इज़राइल ने पहले ईरान से मार खाई मतलब भले ही ईरान का नुकसान ज़्यादा हुआ, लेकिन ईरान ने वो करके दिखाया जो इज़राइल ने जीवन में नहीं सोचा था। इज़राइल की जनता इतनी सुखी थी कि उन्हें लगा कि हमारे पास इतना एयर सिक्योरिटी है कि दुनिया का कोई मिसाइल हमको भेद नहीं सकता। लेकिन ईरानियन मिसाइलों ने जब वहाँ कहर बरपाना शुरू कर दिया, तो अमेरिका भागे नेतन्याहू और उसके बाद ही अमेरिका ने तय किया कि वो खुद बंकर बम का यूज़ करेंगे। बंकर बम का यूज़ करने के बाद भी जब मामला कंट्रोल में नहीं आता दिखाई दिया, तो फिर सीज़ फायर की तरफ बढ़े। अब वही हालत क्योंकि होता क्या है कि एक बार इज़राइल को मार सकता है कोई यदि ये लोगों के समझ में आ जाए, तो बाकी सब जो लड़ाई में हैं, उनमें सब में एक बूस्टर डोज़ मिलता है। लगता है हमास को भी ऐसा ही बूस्टर डोज़ मिल गया है। कि मलबे के ढेर से निकल के हमास के लड़के ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। जिन जगहों को इज़राइल ने खाली कर दिया था, वहाँ से अचानक लड़कों की फ़ौज निकलने लगी है। एक हमला उत्तरी गाज़ा के बेत हनून में
और दूसरा खान यूनिस में हुआ। हमास से जुड़े लोगों ने इज़राइल की सेना पर घात लगाकर हमले किए। यह हमला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इज़राइल ने पहले भी इन दोनों इलाकों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया था। इसका मतलब है कि हमास और अन्य विद्रोही गुट इन इलाकों में यानी गाजा के लगभग 35% हिस्से में अभी भी ताकतवर है। फिर आतंकवादी समूह इन इलाकों से हमले की योजना बना सकते हैं और गाजा के बाकी 65% हिस्से में फिर घुसपैठ कर सकते हैं। यहाँ आईडीएफ एक्टिव है। गाजा 65% हिस्सा अब खंडर में तब्दील हो चुका है, जहाँ सिर्फ ध्वस्त इमारतें हैं, लेकिन आतंकी मलबे में भी अपनी गतिविधियां संचालित कर रहे हैं। उनके पास अभी भी तमाम सुरंगें बची हुई है, जहाँ से निकलकर वे अटैक कर रहे हैं। बेत हुनून हमले में इज़राइल के 5 सैनिक मारे गए थे। इसके बाद इज़राइल सैनिक के प्रवक्ता ने ब्रिगेडियर जनरल एफी डेफ्रिन ने कहा था कि हम इस इलाकों को चारों ओर से घेर रहे हैं। ज़मीन के ऊपर और नीचे दोनों तरफ से कब्जे में ले रहे हैं। यहाँ अभी भी हज़ारों सुरंगें हैं, जिन्हें ध्वस्त किया जाना बाकी है। यह कस्बा बॉर्डर के 1 मील दूर है। इसे गाज़ा के आसपास की सड़कों और दरख्तों के बसे हुए इलाकों के आसानी से देखा जा सकता है। वर्षों से यह आतंकवादियों का गढ़ बना है। 642 दिनों के युद्ध के बाद भी बेन हुतून अभी भी आतंकवादियों से भरा हुआ है। आईडीएफ बेथुनून को फिर खाली करने की कोशिश कर रहा है, जिसे सितंबर और दिसंबर 2024 में खाली कराया गया था। एक बार फिर केफिर ब्रिगेड की 97वीं बटालियन उत्तरी गाजा ब्रिगेड के कुछ हिस्से 99 डिवीजन की कमान में शामिल है। 5 सैनिकों के मारे जाने और 14 घायल होने के बाद आईडीएफ ने अपनी सेना को मजबूत किया और 162वीं डिवीजन के तहत गीतवी ब्रिगेड की लड़ाकू टीमों को मदद के लिए भेजा। आईडीएफ ने एयरफोर्स का इस्तेमाल करके बेथुनून को तबाह कर दिया। इसके बावजूद वहां हमास के कई गुट एक्टिव हैं। शुरुआती जांच से पता चला कि सैनिकों पर 3 विस्फोटक लगे थे, जो कुछ ही मिनटों के अंदर फट गए। सैनिकों पर गोलीबारी की गई, जिससे कई सैनिक घायल हो गए। इसी बीच इजराइल सेना ने अपने सैनिकों को निकालने की पूरी कोशिश की, लेकिन घंटों तक हमास के लड़के उसका मुकाबला करते रहे। इससे लगता है कि हमास ने इस हमले की योजना पहले से ही बना ली थी। उन्होंने यह हमला मलबे के बीच से किया, जो हनून में आम बात है। ठीक इसी तरह खान यूनिस में अटैक हुआ। अप्रैल 2024 में इजराइल सेना ने इस इलाकों को पूरी तरह से खाली कर दिया था, लेकिन हमास ने पिछले साल और ज्यादा लड़कों की भर्ती की। पता चला कि इजरायली आर्मी जब इस इलाके से गुजर रही थी, तभी हमास के लड़के बाहर आए और इजरायली सैनिकों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। इतना ही नहीं, एक सैनिक के अपहरण का प्रयास किया। सैनिक ने मुकाबला किया और उन्होंने इसे गोली मार दी। इसके बाद इजरायली सेना कहर बनकर लड़कों पे टूट पड़ी और मार गिराया। सवाल ये है कि जिस क्षेत्र को बमबारी से पूर्ण रूप से आपने नष्ट किया, वो फिर से वहाँ हमास के लड़के निकल आ रहे हैं। क्या ईरान, हमास, यमन, ये क्या नया कोई गठबंधन बना रहे हैं? क्या इस्लामिक देश जो खासकर शिया है, क्या वो भी अब फिलिस्तीन के साथ है? कई चीजें हैं। एक तरफ अमेरिका की खबर आ रही है कि उनके एयरबेस के कम्युनिकेशन सिस्टम का डोम बहुत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त किया गया। ये अमेरिका के लिए नाक कटने वाली बात है। दूसरी तरफ नेतन्याहू की आर्मी खुद हम गाजा पट्टी में फंसी हुई है। तो वो युद्ध इज़राइल के लिए बहुत आसान हुआ करता था, अब रोज़ दिन-प्रतिदिन मुश्किल होता जा रहा है। आज जब मैं इसमें से देखता हूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा नेतन्याहू भी परेशान दिखाई देते हैं और डोनाल्ड ट्रंप भी। डोनाल्ड ट्रंप को अपनी इज़्ज़त बचानी है, ये बताना है कि ईरानियन मिसाइल ने कुछ नहीं किया, जबकि सैटेलाइट पिक्चर कुछ और कहानी बताती है। और नेतन्याहू जितना हमास में अंदर घुसने का प्रयास करेंगे, उतने ही ट्रैप में उनके लोग फँस जाएँगे। इज़राइल के 5 सैनिक मारे जाना बहुत बड़ी बात है। आज एक्स-रे में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।